हम लोग आज बात करने वाले अनुच्छेद 14। यूं तो देखने में लगता है कि अनुच्छेद 14 में सिर्फ दो बातें हैं कि विधि के समक्ष समता होगी और विधियों का समान संरक्षण होगा, लेकिन इन दो बातों को जब समझा जाता है तो बात बहुत आगे निकल जाती है। कहता विधि के समक्ष समता होगी और विधियों का समान संरक्षण होगा। तो विधि के समक्ष समता, ये एक बात तो ये हो गई कि साहब कानून किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन असमानता का व्यवहार कानून नहीं कर रहा है, ये तब भी कहा जा सकता है जब कानून किसी के लिए कुछ भी ना करे। और ये समानता का व्यवहार तब भी कहा जा सकता है जब कानून लोगों की परिस्थिति का कोई ख्याल किए बिना उनके साथ समानता का व्यवहार करे। और अगर ऐसा होता है तो दोनों ही बातें गलत हैं। अगर आप कानून के मुताबिक दूसरों के साथ समानता का व्यवहार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, न हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं और न मिस्टर ए के लिए कुछ कर रहे हैं, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि हम असमानता का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और असमानता का व्यवहार हम नहीं कर रहे हैं, यह तब भी कहा जा सकता है जबकि हम लोगों की स्थिति और परिस्थिति इसका ख्याल किए बिना लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ये दोनों ही दशाएं उस समानता को उत्पन्न नहीं करती जिस समानता को उत्पन्न करने की धारणा के साथ या जिस समानता को उत्पन्न करने के भाव के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि आप सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे। ये शब्द अपने में कुछ कहते हैं, कोई भी शब्द अपने में कुछ कहता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी चीज का जो आवश्यक भाग है वो उस चीज का वो भाग है जिसको मान्यता दिए बिना आप किसी चीज को उस चीज के रूप में श्रेणीबद्ध कर ही नहीं सकते। हाँ, ये ठीक है कि जो न्यूनतम जो आवश्यक भाग है वो अगर वस्तु में है, ये तब भी कहा जाएगा जब उससे बहुत ज्यादा उस वस्तु में है। जो आवश्यक भाग है वो भाग इतना ज्यादा है कि उस भाग को कम या ज्यादा करके आंका ही नहीं जा सकता, तो भी आवश्यक भाग उस चीज में है ये माना जाएगा। और न्यूनतम जितना बताया गया उतना है तो भी है माना जाएगा। जैसे ये कहा गया कि अमुक पोस्ट, इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल होगी और आप पीएचडी हैं तो भी आप उस पोस्ट के लिए अहर हैं। और आप सिर्फ हाई स्कूल पास हैं तो भी आप उस पोस्ट के लिए अहर हैं। यद्यपि अगर दो कैंडिडेट उसके समक्ष हैं जो रिक्रूटमेंट बोर्ड का अध्यक्ष है और उनमें से एक पीएचडी और एक हाई स्कूल पास है, तो वो पीएचडी वाले को सेलेक्ट करेगा, ये दूसरी बात नहीं। लेकिन जो सिर्फ हाई स्कूल पास है वो अहर नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। तो आवश्यक भाग न्यूनतम को डिनोट करता है, वो न्यूनतम सीमा, जो सीमा किसी चीज के किसी चीज होने के लिए पूर्व से निर्धारित है। और इस परीक्षण के आलोक में जब आप
सीजीआई के आज के स्टेटमेंट को देखते हैं जो अखबारों में छपा, हमें गारंटी नहीं है कि सीजीआई ने वही स्टेटमेंट दिया भी है, क्योंकि अखबार वालों की अपनी समझ होती है, वो तो कुछ भी लिखते हैं। और वो तो नहीं, हर व्यक्ति कुछ भी लिखता है, क्योंकि हर व्यक्ति की हर बात के प्रति समझ उसकी अपनी होती है, बोलने वाले की समझ नहीं होती। बोलने वाला तो क्या कह रहा पता नहीं, और आपने क्या समझ लिया ये आप जानो, क्योंकि वो आपकी क्षमता पर निर्भर है। अगर सीजीआई के उस स्टेटमेंट को वैसे ही मान लिया जाए जैसा छपा कि दान सभी धर्मों का आवश्यक भाग है, तो नहीं है, क्योंकि दान करना हर धर्म में अच्छा माना है, ये ठीक माना कि दान करना चाहिए, और हर धर्म में दान के फायदे बताए गए, लेकिन किसी पर्टिकुलर धर्म का अनुयायी होने के लिए दान करना जरूरी नहीं है। आप इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो जो आपको करना है बस वही इस्लाम का आवश्यक भाग है। जिस दिन आप उतना कर देंगे आप मुसलमान माने जाएंगे। आप वक्फ बनाते हैं या वक्फ नहीं बनाते इससे कोई मतलब नहीं। दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने वक्फ नहीं बनाए हैं, और अगर वक्फ बनाना इस्लाम का आवश्यक भाग है तो वो तो सब कोई मुसलमान है ही नहीं जिन्होंने वक्फ नहीं बनाए। ठीक है, इसका मतलब तो ऐसे निकलेगा, और जबकि ये ठीक स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। तो आवश्यक भाग चीज का होना ये दूसरी बात है, और अच्छा होना ये दूसरी बात है। तो दान हर धर्म में अच्छा माना है, लेकिन किसी भी धर्म में उसका अनुयायी होने के लिए उसे आवश्यक भाग नहीं माना गया। और एक चीज और भी है, और मजेदार बात कि अक्सर आप लोग कहते हैं कि आपने यहां कुछ कहा था और कहीं और कुछ और कहा था, ये भी शिकायत होती है। तो हमेशा वक्ता जो कुछ कहेगा वो श्रोताओं के मुताबिक कहेगा, क्योंकि वक्ता जब वक्तव्य देता है तो उसकी प्राथमिकता इस बात को लेकर होती है कि श्रोता उसकी बात सुने, और श्रोता तभी सुनेंगे जब उस भाषा में बात की जाए जो भाषा श्रोता जानते हैं। और अगर उस भाषा में बात नहीं की जाएगी तो स्थिति मेरी जैसी उत्पन्न होगी। यह सही है कि 5 साल एलएलबी करने के बाद कुछ भी कानून में नहीं आता सामान्य स्थिति में, और यह बात आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं और हम भी जानते हैं क्योंकि हमने भी किया कि एलएलबी करने के बाद कुछ भी कानून में नहीं आता है, कुछ भी। लेकिन यही बात हम आप लोगों के सामने कह देते हैं कि कुछ नहीं आता, तो आपको बड़ा खराब लगता है। ठीक है, जबकि अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं आता तो आपको भी है, पर थोड़ा बहुत नहीं आता, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप ज्यादा सहज अनुभव करेंगे उस व्यक्ति के साथ जो ये कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, और क्योंकि सही स्थिति यही है कि कुछ नहीं आता। ठीक है, तो जो ये कहेगा कुछ नहीं आता उससे आप जुड़ाव अनुभव नहीं करेंगे। ये जुड़ाव अनुभव करेंगे तो बहुत दिनों बाद, और वो भी तब जब सत्य सुनने और सत्य को सहन करने का साहस और सहनशीलता ये आप में पैदा हो जाएगी, तब, उससे पूर्व नहीं। और वो व्यक्ति जो ये कह रहा है कि नहीं आता तो आपको भी है, वो थोड़ी बहुत गड़बड़ है, उसकी बात आप आसानी से सुनेंगे। तो लोक की रीति के मुताबिक बोलने का और लोगों से बात करने का जो तरीका होना चाहिए
वो तरीका यही होना चाहिए कि पहले उनके मूड को ऐसे परिवर्तित करिए कि वो आपकी बातों पर हां कहना शुरू करें। जब तक आपने ऐसा नहीं किया तब तक वो आपकी बात पर न कहने के ठीक है आदी रहेंगे और आपकी प्रत्येक बात को न कह देंगे। आप 4 बातों पर पहले उनसे हां कहलवा लीजिए, यानी ऐसी बात करिए जिसमें वो ना न कह पाएंगे। ये बातचीत की ठीक है कुशलता होती है, ठीक है, इसी को वो कम्युनिकेशन स्किल बोला जाता है। जो कम्युनिकेशन स्किल पर लेक्चर लेते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ही ये होता है कि आप पहले ऐसी बातें बोलें जिन पर दोनों में सहमति हो सके। हम ये कहें कि अरे आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही, अब इस पे तो सहमति नहीं हो सकती, इससे आप प्रसन्न होंगे। फिर धीमे धीमे तारीफ करके और फिर कोई बात ऐसी कहना जिसमें असहमति हो सकती है। तो जब आप 10 बातों पर सहमति दे चुके होंगे तो 11वीं बात पर सहमति देने की चांसेस ये बढ़ जाएंगे। इसी को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। तो बोलने वाला सुनने वालों के मुताबिक बोलता है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि एक जगह सुनने वाले डिफरेंट रहे हों और दूसरी जगह सुनने वाले डिफरेंट रहे हों। तो इधर जो सुनने वाले थे उनके मुताबिक जो उसने बोला और वहां जो सुनने वाले थे उनके मुताबिक जो उसने बोला, दोनों में बिल्कुल बात डिफर हो जाए। एक जगह ऐसे लोग बैठे हुए थे जहां ये कहा मानते थे वो कि वो LLB करने के बाद बड़े काबिल हो गए, जबकि वो भी उतना ही मूर्ख। और दूसरी जगह ऐसे लोग बैठे हैं जो सत्य को स्वीकार कर चुके हैं, ठीक है। तो इनके बीच जब बोलेगा कोई भी व्यक्ति जो ठीक होगा और इनके बीच जब बोलेगा कोई भी व्यक्ति जो ठीक, तो दोनों बातों में बिल्कुल फर्क हो जाएगा, दोनों बातें बिल्कुल अलग होंगी, ठीक है। जबकि बोलने वाला एक है, क्योंकि श्रोता अलग हो गए इसलिए बातें अलग हो गई, ठीक है। तो समानता, वो कहता है कि विधि के समक्ष सब समान होंगे। तो विधि के समक्ष सब समान होंगे ये तब भी हो सकता है जब हम किसी के लिए कुछ न करें, और ये तब भी हो सकता है जब सबके लिए हम एक जैसा व्यवहार रखें। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो विधि के समक्ष सब समान होंगे, इसमें जो अंतर्निहित बात है उसके साथ अन्याय होगा। विधि के समक्ष सब समान होंगे ये सेंटेंस जिस परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, वो ये होता है कि विधि जो कुछ देती है उसे प्राप्त करने के दृष्टिकोण से सब समान होंगे, ठीक है ना। जो लिखा होता है उसे परिप्रेक्ष्य में समझना होता है, उसे कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है। कोई भी लाइन यूं ही नहीं लिखी। तो जो फंडामेंटल राइट में लिखा है ये किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, इसको समझे बिना आप फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को समझ ही नहीं सकते। फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को समझना है तो उस परिप्रेक्ष्य को समझना होगा जिसमें वे रखे गए। उस परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए आपको जो अधिकृत व्याख्याकार हैं संविधान के, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उनके द्वारा जो कुछ कहा गया उसी को पढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने केशवानंद भारती में यह बताया कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी दोनों भारत के संविधान में इसलिए शामिल किए गए ताकि वे आदर्श और वे उद्देश्य
जो संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका में रखे हैं उनको प्राप्त किया जा सके। इसका मतलब यह हुआ कि हमें फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी दोनों को उद्देशिका के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ठीक है, हमारे सामने उद्देशिका होनी चाहिए और उस उद्देशिका को देखकर हमें फंडामेंटल राइट में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ इसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक ठीक है आपका तरीका है जिसके माध्यम से फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अर्थ निकाले जाते हैं, जाने जाते हैं। अब जरा उद्देशिका को देखें तो उद्देशिका कह रही है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए और भारत के सभी नागरिकों को, इसीलिए बार बार कहते हैं कि बेयर पढ़ने का अपना एक स्पेशल तरीका है और वो तरीका खुद नहीं आता। मीनिंग देर भाई आता है तो बहुत कठिनाई से आता है, नहीं आता ये नहीं कह सकते क्योंकि आता है, लेकिन वो तब आएगा अगर अपने से प्रयास करेंगे। जब बहुत श्रम और बहुत अभ्यास ये करेंगे आप, तब वो तरीका आएगा। और अगर थोड़ा सा कोई सहारा देते हैं तो वो तरीका जल्दी आ जाता है। आपको देखना चाहिए कि बेयर सेक्शन में जो कुछ लिखा है उसमें बस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उस पूरे सेक्शन को अर्थ दे रहे हो। उन शब्दों को आइडेंटिफाई करना और उन पर जोर देकर पढ़ना, यह बेयर पढ़ने का तरीका है। और जब आप उनको पर जोर देकर पढ़ेंगे तो अर्थ अपने आप अनफोल्ड हो जाता है। और अगर आपने उन शब्दों पर जोर नहीं दिया है तो अर्थ बिल्कुल अनफोल्ड नहीं होता और आपकी समझ में कुछ नहीं आता। जिसे उसने कहा कि हम भारत के लोग भारत के को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए और भारत के सभी नागरिकों को, बस सभी, इसी पर जोर है, भारत के किसी विशेष नागरिक को नहीं, भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसका मतलब यह हुआ कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इसलिए अपनाए गए कि भारत के सभी नागरिकों को ये सारी चीजें उपलब्ध हो। क्या क्या चीजें? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और ये सब हम उपलब्ध क्यों कराएंगे? ताकि उनमें ठीक है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाली बंधुता और भ्रातृत्व की भावना यह उत्पन्न की जा सके। क्योंकि अगर असमान व्यवहार आप करेंगे तो जिनके साथ असमान व्यवहार होगा उनके बीच बंधुता उत्पन्न हो, यह कल्पना से परे की बात है। फिर उनके बीच जो उत्पन्न होगा वो ईर्ष्या होगी, फिर उनके बीच जो उत्पन्न होगा वो द्वेष होगा। और अगर ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हुए तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की कल्पना करना ये सिर्फ कल्पना ही बचेगा, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इन्हें हमें जिस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है वो परिप्रेक्ष्य क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और वो भी किसके लिए? भारत के सभी नागरिकों के लिए। और जो भारत के सभी नागरिकों के लिए जो सुरक्षित करना, तो देखना पड़ेगा कि भारत के सभी नागरिक अगर एक समान कानून से शासित किए जाएंगे तो क्या हम प्रतिष्ठा और अवसर की समता
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को दे पाएंगे? ठीक है ना। फिर ये सवाल पैदा होता है, और जब ये सवाल पैदा होगा तो ये सवाल जिन संगठकों से मिलकर संगठित हो रहा है, उन संगठकों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल किससे संगठित हो रहा है कि क्या हम एक समान कानून को अप्लाई करके भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? ये सवाल पैदा हो रहा है। तो सबसे पहले भारत के सभी नागरिकों की स्थिति जरा देख लेते हैं कि क्या भारत के सभी नागरिक एक जैसी परिस्थिति में रह रहे हैं? अगर भारत के सभी नागरिक एक जैसी परिस्थिति में हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ एक जैसा व्यवहार ये समानता को जन्म देगा। और अगर एक जैसी स्थिति में भारत के सभी नागरिक नहीं है, तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार ये समानता को कदापि जन्म नहीं दे सकता। क्योंकि समानता किस लिए? समानता इसलिए नहीं कि हम समान व्यवहार करने वाले कहे जाएं। दो दृष्टिकोण हो सकते हैं जीवन के। एक, हम गलत न समझे जाएं, परिणाम कुछ भी हो। दूसरा, परिणाम कुछ भी हो, मीनिंग देयर बाय परिणाम वो हो जो हम चाहते हैं, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े। जीवन के दो सिद्धांत हो सकते हैं। एक, हमें गलत न माना जाए, परिणाम कुछ भी हो। दूसरा, परिणाम ठीक हो, हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक है, दोनों सिद्धांत हैं जीवन के। पहला सिद्धांत स्वार्थी सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत परमार्थी सिद्धांत। पहला सिद्धांत कहता हमें गलत न माना जाए, परिणाम कुछ भी हो, परिणाम भले ये हो जाए कि सीता को वनवास देना पड़े, हमें गलत न माना जाए। और दूसरी स्थिति है, हमें भले चोर माना जाए, हमें भले धोखेबाज माना जाए, लेकिन फिर भी परिणाम सुखद हो, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। करेंगे धोखा, करेंगे चोरी, लेकिन परिणाम सुखद होना चाहिए। यही जीवन दर्शन दो जगह दिखाई दे रहा है, एक भीष्म, दूसरा कर्ण। ठीक है, भीष्म और कर्ण, नहीं सॉरी, भीष्म और कर्ण एक तरफ, ठीक है, और इधर कृष्ण के चरित्र में एक तरफ। ये अपनी प्रतिज्ञाओं से बने हैं, ये गलत न माने जाएं, परिणाम कुछ भी हो। और वो परिणाम सही आए, हमें कुछ भी करना पड़े, हमें कुछ भी समझ लिया जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन के दो दृष्टिकोण हैं। अगर आप पहले दृष्टिकोण पर हैं तो आप स्वार्थी हैं, इसीलिए वो सब अधर्मी कहे गए और अधर्म के पक्षधर कहे गए। और ये व्यक्ति न सिर्फ धार्मिक कहा गया, बल्कि हिंदुओं की मान्यता के मुताबिक पूर्ण अवतार। अगर हमने किसी को कहा है तो कृष्ण को कहा, राम को भी नहीं कहा, पूर्ण अवतार। ठीक है, पूर्ण अवतार कृष्ण को माना है हिंदू मेथोडोलॉजी में। इसीलिए क्योंकि उस आदमी की मान्यता यह है कि जो होना चाहिए वो हो, हमें कुछ भी करना पड़े। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन का सिद्धांत यही हो सकता है। तो हम देखेंगे भारत के सारे नागरिकों की आवश्यकताओं को, क्योंकि हमें भारत के सारे नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देनी है। तो अगर हम भारत के सभी नागरिकों की जरूरतों पर विचार किए बिना उनसे व्यवहार करने का एक तरीका, अर्थात समान विधि से उन्हें शासित करते, क्योंकि विधि है क्या?
लोगों से व्यवहार करने का तरीका। हमने आपसे जब ज्यूरिस्प्रूडेंस में चर्चा की थी तो हमने कहा था मानव आचरण को विनियमित करने के लिए दो प्रकार के नियम बनते हैं, एक नैतिकता के नियम कहलाते हैं, एक विधि के नियम कहलाते हैं। नैतिकता के नियमों का स्रोत धर्म है और विधि के नियमों का स्रोत संविधान है। दोनों के माध्यम से ह्यूमन कंडक्ट इसी को रेगुलेट किया जाता है। और ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने का मतलब क्या है? मानवों से संव्यवहार करने का तरीका। तो मोटे में देखें तो चाहे नैतिकता के नियम हो, चाहे यानी मॉरलिटी के रूल्स हो, और चाहे आपके कानून के नियम हो, दोनों व्यवहार तो नागरिकों से ही करते हैं। तो अगर भारत के नागरिकों पर आप विचार करें और आप ये देखें, उनकी स्थिति को देखे बिना आप उनसे व्यवहार करने का एक ही तरीका अपना लें, तो इसमें से आप तो ठीक कहे जा सकते हैं। हो सकता आप ठीक कहे जाए क्योंकि आपने सबके साथ एक ही व्यवहार किया, लेकिन उन सबको आपके द्वारा एक व्यवहार करने से प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता उपलब्ध हो जाएगी, इसमें बड़ा संदेह है। और आपसे ये जो समान व्यवहार करने की अपेक्षा की गई थी वो हवा में नहीं की गई थी। हर बात को करने का कोई निश्चित उद्देश्य है। कोई भी काम, कोई भी अपेक्षा आपसे सिर्फ अपेक्षा करने के लिए नहीं की जाती। अगर कोई भी अपेक्षा आपसे सिर्फ अपेक्षा करने के लिए की जा रही तो वो आपको परेशान करना है। हम कह सिर्फ पढ़ो, इसका लक्ष्य कोई नहीं, तो इसका मतलब हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम आपको सजा दे रहे। जब लक्ष्य कोई नहीं, इवन ज्ञान प्राप्ति ये भी लक्ष्य नहीं है, तो आपको जगाना और जगाकर शारीरिक कष्ट देना, इसके अलावा इस पढ़ने का कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। और फिर ये पढ़ना सजा है, फिर ये पढ़ाई थोड़ी है। पढ़ाई तो तब है जब ये एक निश्चित लक्ष्य को समर्पित, अन्यथा तो कोई भी काम, कोई भी क्रिया सजा ही है। सजा के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, इनमें से एक तरीका पढ़ना भी हो सकता है। ये कहा जा सकता है तुम रात दिन बस पढ़ोगे, कुछ नहीं करोगे, और पढ़ने के लिए आपको वो साहित्य उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं। और जब रुचि नहीं तो उसमें कोई मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो ज्ञान नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। सिर्फ पढ़ेंगे आप, और ये पढ़ना तब सजा होगा। ठीक है, तो पढ़ने का कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तो जब आपसे कहा गया कि आप सभी के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, तो समानता के व्यवहार का कोई मतलब होगा ना। किसी उद्देश्य के लिए आपसे कहा गया होगा समानता का व्यवहार करें, और वो उद्देश्य जब हम संवैधानिक व्यवस्था और राज्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो उद्देश्य में कहां दिखाई देता है? उद्देश्य का प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय भारत के सभी नागरिकों को देना है। अब क्योंकि भारत के सारे नागरिक, अच्छा नागरिकता कैसे मिलेगी? तो नागरिकता संबंधी जो उपबंध है वो हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी मोटे में सिर्फ इतना तो समझ ही ले आप कि भारत की धरती पर जो पैदा हो रहा है वो तो कम से कम भारत का नागरिक है ही। यद्यपि इसके अलावा भी लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो भारत की धरती पर पैदा हो रहा है, जिस क्षण वो जन्म ले रहा है, बस उसी क्षण वो भारत का नागरिक हो गया। अब जिस क्षण वो जन्म लिया उस क्षण उसने नागरिकता तो अर्जित कर ली, और नागरिकता अर्जित करते ही राज्य पर जो पवित्र कर्तव्य रखा गया है उसके साथ समानता के व्यवहार का वो राज्य का कर्तव्य पैदा हो चुका है। क्योंकि राज्य अपने नागरिकों के बीच, और अनुच्छेद 14 तो नागरिकों की भी बात नहीं कर रहा, उसने तो सिर्फ ये कहा कि विधि के समक्ष समता होगी और विधि का समान संरक्षण उपलब्ध रहेगा। तो जो विधि के समक्ष समता होगी, तो ये शब्द तो अपने में कोई रिजर्वेशन कर ही नहीं रहे।
विधि के समक्ष समता कहां होगी? इन शब्दों का संबंध स्थान से है, इन शब्दों का संबंध व्यक्ति से है ही नहीं। हमें यह भी देखना पड़ेगा शब्द का संबंध किससे जुड़ रहा है। वो कहता है विधि के समक्ष समता होगी, तो इन शब्दों का संबंध व्यक्तियों से कहां है? व्यक्ति तो इस डेफिनेशन में कहीं है ही नहीं, नागरिकता की तो बात ही नहीं है, यहां तो सिर्फ स्थान की बात, और स्थान की बात भी अभिव्यक्त रूप से नहीं, इंप्लाइडली स्थान की बात है, यह कहा जा सकता है। चूंकि यह भारत का संविधान है, इसलिए युक्तिसंगत तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत में लागू होने के लिए अभिप्रेत है, इंटेंडेड है, आशयित है। और जब भी भारत में लागू होने के लिए आशयित है, इसका मतलब यह हुआ कि इन शब्दों को भारत की जो भूमि है उसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। और जब उस परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे तो अर्थ ऐसे निकलता है कि भारत की धरती पर विधि के समक्ष समता होगी, तब अर्थ ऐसे हो जाता है। और जो भारत की धरती पर विधि के समक्ष समता होगी, इसका मतलब भारत की धरती पर जो कोई होगा उसे विधि के समक्ष समता प्राप्त रहेगी। तो नागरिक तो छोड़िए, भारत की धरती पर जो कोई होगा उसे विधि के समक्ष समता प्राप्त रहेगी। और यह भी कहा जाता है कि किसी भी देश का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, वो उस देश की संस्कृति, ठीक है, उसकी झलक यह भी अपने में समाहित करता है। इसलिए संविधान को सांस्कृतिक दस्तावेज भी कहा जाता है। और केल्सन की भाषा में बात करें तो संविधान मूल मानक भी है। और केल्सन का मूल मानक क्या है? कि संविधान में वर्णित नियमों का पालन होना चाहिए। और संविधान जरूरी नहीं है लिखित हो, वो अलिखित भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो संविधान उपलब्ध है वो संविधान का सबूत है, ना कि संविधान। वो संविधान नहीं है अपने में। आपसे जब कहा जाता है कि संविधान में ये नहीं लिखा है, तब आप आपके पास उपलब्ध संविधान की प्रति पेश करते हो और कहते हो देखो इसमें लिखा है कि ये संविधान का भाग है, इसलिए ये संविधान का भाग है। तो आपने जो प्रस्तुत किया वो क्या, उसे क्या कहें भाषा में? प्रमाण। किसका? संविधान के टेस्ट का, संविधान के पाठ का वो प्रमाण है। इसलिए आपके पास जो बेर उपलब्ध है वो संविधान नहीं है, वो संविधान का प्रमाण है। संविधान का संविधान अमूर्त है। संविधान हमारी यादों में है, हमारी स्मृति में है, ठीक है। वेद आज की डेट पर जो उपलब्ध है वे वेदों के प्रमाण हैं। इससे पहले वेद कैसे थे? श्रुति और स्मृति, इस रूप में थे। श्रुति यानी गुरुओं के द्वारा शिष्यों ने सुने थे और शिष्यों ने अपनी स्मृति में उन्हें संजो लिया था। उसके बाद श्रुति और स्मृति, इसको लिखा गया और किताबों पर, ठीक है, वेद किताबों के तौर पर उपलब्ध हो गए। तो आपके पास जो कुछ वो संविधान नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ संविधान का प्रमाण है, ठीक है। संविधान तो अमूर्त है। तो कहता है कि विधि के समक्ष समता होगी, तो यहां स्थान से तो कोई तात्पर्य है ही नहीं। और चूंकि हमारी संस्कृति ये रही है कि
कि हमने समस्त विश्व को एक परिवार ये माना है हमेशा से। इसलिए वो हमारी संस्कृति रूढ़ियों और परंपराओं के तौर पर हमारे देश में विकसित हुई है। और केल्सन यही कहता है कि जो रूढ़ियां और परंपराएं किसी देश में विकसित होती हैं वो उस देश के निवासियों की जो मान्यताएं हैं, मान्यता मीनिंग देयर बाय जीवन जीने का जो तरीका वो अच्छा मानते हैं, उस जीवन जीने के तरीके के रूप में विकसित होती हैं। और फिर उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों की इच्छा होती है कि इस सोसाइटी का संचालन इन्हीं रूढ़ियों और परंपराओं के मुताबिक हो जो हमने समय के लिहाज से जीवन जीने के लिए अच्छी समझी और जानी है। और फिर वो रूढ़ियां और परंपराएं क्या होती हैं, उस समाज में जीवन जीने का ढंग बन जाती हैं और वे रूढ़ियां और परंपराएं उस पर्टिकुलर सोसाइटी का संविधान ये कहलाते हैं। और कालांतर में कभी उन्हें लिख भी लिया जाता है जब कभी आवश्यकता समझी जाती है। न लिखा जाए तो भी वे रूढ़ियां और परंपराएं उस देश का संविधान है और अलिखित रूप में है। और मूल मानक क्या है, ये जो रूढ़ियां और परंपराएं जीवन जीने का ढंग बनी हुई क्यों है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, क्योंकि उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों की ये इच्छा है कि इस सोसाइटी का संचालन इन पर्टिकुलर रूढ़ियों और परंपराओं से होना चाहिए। अर्थात मूल मानक क्या हुआ जिससे वे रूढ़ियां और परंपराएं जीवन जीने का ढंग बन गई, मूल मानक यह हुआ कि इन रूढ़ियों और परंपराओं में जो अंतर्निहित नियम हैं उनका पालन होना चाहिए। इससे वे रूढ़ियां और परंपराएं उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जीवन जीने का ढंग बन गई। इसलिए केल्सन का मूल मानक क्या है, संविधान में वर्णित नियमों का पालन होना चाहिए, ना कि स्वयं संविधान। ठीक है, ये बात हम लोगों ने देखी थी। तो हमारे देश में क्योंकि संपूर्ण विश्व को परिवार मानने की अवधारणा पहले से ही रही है, इसलिए हमारे देश के संविधान में यूडीएचआर का जो आर्टिकल नंबर 7 है, यूडीएचआर तो संपूर्ण विश्व के लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 10 दिसंबर 1948 को एडॉप्ट हुआ। उसका जो अनुच्छेद 7 है कि वो क्या कहता है कि ऑल द पर्सन्स आर इक्वल एंड ऑल द पर्सन्स आर इंटाइटल्ड टू, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन वो बात विश्व के संदर्भ में कही गई, वो यूडीएचआर में आर्टिकल 7 है। और ठीक उसी बात को हमने अनुच्छेद 14 में मान्यता दी, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति हमेशा विश्व को एक परिवार मानने के पक्ष में रही है। इसलिए यूडीएचआर का अनुच्छेद, ठीक है, जो 7 है वो हमारे अनुच्छेद 14 भारत का संविधान बना है। और आपसे ये प्री में खूब पूछा जाता है, हम कोई भी चीज फालतू नहीं बोलते, कि जो अनुच्छेद 14 है वो यूडीएचआर के किस आर्टिकल से समानता रखता है, तो यूडीएचआर के आर्टिकल नंबर 7 इससे समानता रखता है। संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की बात रही है। तो अनुच्छेद 14 हमारी उस सनातन संस्कृति उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 7 को हमने कॉपी किया है, बल्कि कहा यह जाना चाहिए कि आर्टिकल 7 बनाने वालों ने हमारी संस्कृति को कॉपी किया है। सोचने के ढंग हो सकते हैं, अब आपकी सोच ही छोटी हो गई हो तो पता नहीं। ठीक है, तो हमारी संस्कृति का जो भाव है उसको यूडीएचआर में कॉपी किया गया, क्योंकि सीधी सी बात है जो पहले था उसी को कॉपी किया जा सकता है, जो बाद में आया उसे पहले वाला कॉपी नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 14 में जो हमने स्थान दिया वो यूडीएचआर के आर्टिकल को स्थान दिया, ये ना कहा जाए बल्कि ये कहा जाए हमारी सनातन संस्कृति में जो भाव था उसको हमने अनुच्छेद 14 में अधिनियमित स्वरूप में रखा है। और इसलिए इसका कोई संबंध भारत के नागरिक से नहीं जुड़ता, किसी से नहीं जुड़ता, किसी राजनीतिक पहचान से नहीं जुड़ता। और हो सकता कोई समय आए जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अधिकृत व्याख्याकार यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि इसका कोई संबंध मानवों से भी नहीं है, बल्कि इसका सारा संबंध सभी चीजों से है। हो सकता कभी ऐसी भी व्याख्या है,
क्योंकि अब तो पशुओं के अधिकार को धीमे धीमे मान्यता मिलनी शुरू हुई है। और अगर प्रकारांतर से कहें तो अब तो पेड़ों पौधों के अधिकारों को भी मान्यता मिलनी शुरू हुई है। ऐसा कहना भी गलत कम से कम नहीं है, क्योंकि अब आप पेड़ ऐसे तो नहीं काट सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा क्यों काट रहे हो। और अब तो जो हरित ट्रिब्यूनल है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो ये भी कह रही है कि ना आप तभी काटोगे जब उतने लगाओ, ताकि बैलेंस रहे। आप यहां काटो, लेकिन भारत के किसी भी कोने में आपको इतने ही लगाने पड़ेंगे, तभी काटने की अनुमति मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद हो सकता और विकास हो और यह भी कहा जाए, लेकिन अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता होगी, न तो व्यक्तियों से, न जंतुओं से, न जीवों से इन शब्दों का कोई संबंध है, न नागरिक आदि जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं। नागरिक क्या है? एक राजनीतिक अवधारणा। राजनीतिक का अर्थ राजनीति नहीं होती, राजनीतिक का मतलब होता है राज व्यवस्था से संबंधित। और नागरिक चूंकि राज्य का होता है और राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, इसे राज्य या नागरिकता जैसे राजनीतिक शब्दों से भी अनुच्छेद 14 का कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद 14 एक बड़ी सिंपल बात कह रहा है कि विधि के समक्ष समता होगी। ठीक है, और स्थान की भी बात नहीं कर रहा। स्थान की बात तो हम ठीक है इन्फ्रेंस से निकालना है कि चूंकि ये भारत का संविधान है तो भारत में ही विधि के समक्ष समता होगी, ऐसी बात कर रहा है। तो विधि के समक्ष समता होगी, लेकिन यह समता किस परिप्रेक्ष्य में समझी जाए, तो परिप्रेक्ष्य हम भारत के संविधान की उद्देशिका का लेंगे और वहां का प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, इसे देने के लिए विधि के समक्ष समता होगी। और नागरिक, ठीक है, क्योंकि अगर प्रियम्बल के परिप्रेक्ष्य में हम समझें तो वहां नागरिकों की बात हुई है, वहां भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं हुई है। इसलिए अनुच्छेद 14 की व्याख्या फिलहाल हम नागरिकों के संदर्भ में कर लेते हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 की व्याख्या इस रूप में भी होगी कि यह भारत की धरती पर मौजूद सभी लोगों को प्राप्त है। यह भारत के सांस्कृतिक संदेश के रूप में भी अनुच्छेद 14 को पढ़ा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 14 एक और भारत के संविधान की उद्देशिका के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाएगा, और दूसरी ओर यह भारत का जो सांस्कृतिक संदेश हमेशा से रहा है उस संदर्भ को अभिव्यक्त करने के लिए भी पढ़ा जाएगा। दोनों तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन उद्देशिका के परिप्रेक्ष्य में भी इसको पढ़ा जाएगा, और उद्देशिका के परिप्रेक्ष्य में जब पढ़ेंगे तो भारत के नागरिकों से इसका संदर्भ जुड़ जाएगा, और जब नागरिकों से इसका संदर्भ जुड़ेगा तो नागरिकता संबंधी प्रश्नों से इसका संदर्भ जुड़ जाएगा। और नागरिक व्यक्ति कब होगा? जैसे ही जन्मेगा, जब ने कहा। लेकिन जैसे ही जन्मेगा वैसे ही वो प्रतिष्ठा और अवसर की समता अपने आधारों पर प्राप्त करने योग्य नहीं बन जाएगा। ठीक है ना? अपने आप उसका विकास होगा धीमे धीमे। अब देखिए यहीं पर समझ लें, विकास भी दो तरीके का है। जो लोग कहते हैं ना कि सब कांग्रेस थी तो क्या देश का विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विकास स्वयं दो तरीके का है। एक विकास है प्राकृतिक और दूसरा विकास है आपके निर्णय पर आधारित। प्राकृतिक विकास अपने आप होता है, उसमें आपका कोई श्रम, आपका कोई उद्योग नहीं होता। आप बच्चे के रूप में पैदा हुए और बूढ़े हो गए, आपने क्या किया? उल्टा आपने रोकने का प्रयास जरूर किया था, क्रीमें लगाई थी, योगा किया था, लेकिन फिर भी हो गए। ठीक है, बूढ़े हुए तो खराब लगा, उसे रोकने का प्रयास किया था। जवानी चाही थी लेकिन जवानी रुकी नहीं। ठीक है, यह प्राकृतिक विकास है, होगा।
इसे आप चाहो तो नहीं रोक सकते। इसे बोलते हैं यूजुअल डेवलपमेंट। और दूसरा विकास कौन सा है? दूसरा विकास है जो आपकी इच्छा पर आधारित है, उसमें आपकी स्किल का प्रयोग होगा। आप इंजीनियर बनना चाहते थे, अब श्रम लगेगा। आप जज बनना चाहते थे, यह भी तो आपके व्यक्तित्व का विकास है। हम आध्यात्मिक उदाहरण नहीं दे रहे कि आप बुद्ध बनना चाहते थे, आप महावीर, हालांकि वो भी विकास है, वो भी विकास है, और वो भी आसानी से नहीं होता, वो तो और भी ज्यादा कठिन है। इंजीनियर बनना आसान है, वो होना बहुत कठिन है। लेकिन वो आपकी इच्छा पर आधारित है, चाहो तो हो और चाहो तो मत हो। जानवरों की तरह जन्मो, पेड़ों की तरह जियो, ठीक है, और बहुत भाग्यशाली हो तो आदमियों की तरह मर जाओ, ठीक है, अन्यथा आदमियों की तरह मौत भी हासिल नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा पर आधारित है। तो कांग्रेस के शासनकाल में जो कुछ हुआ वो प्राकृतिक विकास था। कुछ ना करे कोई तो भी वो होगा, तो भी होगा। कुछ भी मत करो तो भी होगा। खाना तो खाओगे, हाथ से चक्की पीसने में दिक्कत होगी, चक्की लगाओगे। कुछ दिनों बाद चक्की से दिक्कत होगी, फ्लोर मिल लगाओगे, ठीक है। लेकिन जो इच्छा पर आधारित विकास था उसमें कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो मूर्खों की तरह चीजों को नहीं समझना चाहिए। बच्चा जन्मा, राज्य का नागरिक हो गया, लेकिन उसी क्षण से वो प्रतिष्ठा और अवसर की समता अपने बलबूते हासिल कर ले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अपने बलबूते हासिल कर ले, ये असंभव है। और अगर ईश्वर ने उसे इतना बड़ा भी पैदा कर दिया होता है जिसमें वो अपने बलबूते हासिल कर लेता, तो भी सामाजिक परिस्थितियां ये बाधा बन जाएंगी उसके अपने बल से प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता पाने में, ठीक है, नहीं पाया जा सकता। वो स्त्री के रूप में जन्मेगा बच्चा या पुरुष के रूप में जन्मेगा, स्त्री के रूप में उसकी वेशभूषा अलग है और पुरुष के रूप में उसकी वेशभूषा अलग है सामान्य तौर पर। यद्यपि स्त्रियों ने अब पुरुषों की वेशभूषा अपनाई है, लेकिन पुरुषों ने अभी स्त्रियों की अपनाई है, ये बहुत मात्रा में नहीं कहा जा सकता। हालांकि जेएनयू में कुछ कार्टून टाइप के लोग साड़ी पहनकर घूमते हैं पुरुष, लेकिन वो कार्टून, हम खुद भी उन्हें कार्टून ही कह रहे हैं। अदरवाइज अभी पुरुषों ने स्त्रियों की वेशभूषा नहीं अपनाई है। हां, स्त्रियों ने अपनाई है, लेकिन ये वेशभूषा ही अभी जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी भी स्त्रियों में बहुत कम हिस्सा है जो पुरुषों की वेशभूषा में रहता है, और उनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है वो उन्हें बस में सीट लेने तक में बाधा है। पारंपरिक वेशभूषा में, ठीक है, वो बसों में या सीट ट्रेनों में घुस भी नहीं पाएंगे, क्यों? फंसेंगे, कपड़े फंसेंगे। ईश्वर की ओर से जो उनके शारीरिक बनावट की दशा है, ठीक है, वो भी इसकी इजाजत नहीं देगी कि भले ही ईश्वर ने उन्हें बड़ा पैदा किया होता तो भी प्रतिष्ठा और अवसर तो छोड़ो, सीट ट्रेन में जो सीट की समता है वो भी उन्हें हासिल हो जाती। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, हासिल ही नहीं होगा, हासिल हो ही नहीं सकता। और हमने समानता की बात क्यों की? हमने कहा कि नागरिक विधि के समक्ष समता होगी। विधि का मतलब क्या हुआ? जीवन से व्यवहार करने का तरीका, जीवन से व्यवहार करने के तरीके के समक्ष समता होगी, यानी सभी के लिए जीवन जीने का एक ही तरीका उपलब्ध होगा, यह हमने कहा। लेकिन जीवन का अर्थ सिर्फ प्राणों का न जाना नहीं है, ठीक है। आप कहते भी हो प्राण आपके नहीं गए होते, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती जिनमें आप कहते हो ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है।
ठीक है, तो प्राणों का न जाना यही जीवन नहीं हो सकता, यही जिंदगी नहीं हो सकती। तो आप देखेंगे जिंदगी अलग बात है। तो जीवन जीने का तरीका हम सबके लिए एक रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन जीने का, और जीवन जीने का मतलब होता है प्रतिष्ठा और अवसर, इन्हें एंजॉय करते हुए जीना, प्रतिष्ठा और अवसरों का प्राप्त होना। और क्या अगर जीवन जीने का एक ही तरीका हम सबके लिए मान्य कर दें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता हम सबको उपलब्ध करा पाएंगे? कदापि नहीं। अगर जीवन जीने का एक ही तरीका सबके लिए हम इस्तेमाल करें तो हम सबको जीवन जीने का एक तरीका उपलब्ध नहीं करा सकते। विश्व की तो बात छोड़ो, अपने नागरिकों में नहीं करा सकते, क्योंकि नागरिकों में बच्चा भी है, नागरिकों में स्त्री भी है, नागरिकों में पुरुष भी है, नागरिकों में विकलांग भी है, नागरिकों में मैदानों में रहने वाले लोग हैं, नागरिकों में पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, नागरिकों में आदिवासी हैं, नागरिकों में वनवासी हैं, नागरिकों में गिरिवासी हैं, और सबकी जरूरतें अलग है। ठीक है, सबकी जरूरत अलग है। तो आप हवा में इन शब्दों को नहीं देख सकते कि विधि के समक्ष समता होगी। काहे के लिए होगी? जब पढ़ाई फालतू नहीं होती तो विधि के समक्ष समता ये फालतू क्यों होगी? तो विधि के समक्ष समता होगी ताकि भारत के सारे नागरिक प्रतिष्ठा और अवसर की समता को उपलब्ध हो सके, क्योंकि उनकी जो जरूरतें हैं वो अलग है। विकलांग की जरूरत अलग है। विकलांग को अगर आप जीवन जीने के एक तरीके से जीने के लिए विवश करेंगे तो विकलांग जिंदा ही नहीं रहेगा, जिंदा ही नहीं रहेगा। आप ये कहेंगे कि डीएम साहब ऊपर 2 मंजिल पर बैठे, जिसको शिकायत हो तो वहीं जाके करेंगे, तो विकलांग तो जीवन में अपनी शिकायत लेकर 2 मंजिल चढ़ ही नहीं सकता। उसके लिए डीएम साहब के होने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आपकी दुनिया सिर्फ उतनी है जितनी दुनिया आप जानते हो। आपके लिए उससे ज्यादा दुनिया है ये माना ही नहीं जा सकता। आपकी दुनिया तो उतनी ही है जितनी दुनिया में आप हो। होती रहे बाकी दुनिया, आपके लिए उसका क्या मतलब? आपके लिए तो उसी चीज का मतलब है जिसे आप जानते हो। ठीक है, तो जो नागरिकों की आवश्यकताएं अगर उन्हें आपने नहीं ठीक से देखा तो जीवन जीने का एक तरीका आप भारत के सारे नागरिकों के लिए विकसित कर ही नहीं सकते। और ये शब्द इसलिए रखेगा कि भारत के सभी नागरिकों को आप ये कहें कि फला एग्जाम में 60% अंक लाना यही सिलेक्शन की गारंटी होगी, तो लड़कियां जिंदगी में सेलेक्ट हो ही नहीं सकती। 60% एक बात कही है हमने, लड़कियों के 90% भी आ रहे हैं। बात को हमेशा शब्दों में नहीं भाव में समझना चाहिए। उनके जो 90% आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अधिकांश टाइम टेबल्स उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। और अगर उन्हें ध्यान में ना रखा जाए, सिर्फ ये ध्यान में रखा जाए कि हम समान टाइम टेबल बनाएंगे, तो लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि समान टाइम टेबल का मतलब तो यह हुआ हम अधिकतम लोगों की सुविधा देखेंगे, अधिकतम लोगों की। और अधिकतम लोगों की सुविधा यह करे कि रात में 8 बजे पढ़ाया जाए या 9 बजे पढ़ाया जाए। 9 बजे कोई लड़की यहां पढ़ने नहीं आ सकती। ठीक है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना फर्क है ये तो आप अनुभव कर सकते हैं। लड़के सब आ जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी का डिनायल है, इसका मतलब प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, विभेद। हमने कहा कोई भी चीज दुनिया में गलत नहीं है, आप क्यों कर रहे हो ये महत्वपूर्ण। तलवार अपने में गलत नहीं है, एटॉमिक एनर्जी अपने में गलत नहीं है, उपयोग करने वाला कौन है। तलवार
सर्जन के हाथ में जिंदगी बचाएगी, तलवार हत्यारे के हाथ में जिंदगी ले लेगी। तलवार का दोष थोड़ी है, नियम अपने में गलत थोड़ी है, तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन गलत नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों ये देखेंगे। एक डिस्क्रिमिनेशन लोगों को अपॉर्चुनिटी से वंचित करने के लिए, हम इन्हें देंगे इन्हें नहीं देंगे, और एक डिस्क्रिमिनेशन इसलिए ये कमजोर हैं इसलिए इनके पक्ष में रखेंगे, इनके हिसाब से चीजों को सेट कर लेंगे, आपके हिसाब से नहीं करेंगे। और ये घरों में भी होता है। घरों में कहा जाता है वो छोटा है तुम मान नहीं सकते, तुम बड़े हो तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि उसकी बात मान लेनी चाहिए। वो नाजायज जिद ये कर रहा है लेकिन उसकी मानी जाती है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। विधि के समक्ष समता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि विभेद नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर विभेद नहीं किया जाएगा तो संविधान में वर्णित आदर्श जिन्हें प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल राइट बनाए गए वे ही प्राप्त नहीं होंगे। और अनुच्छेद 14 की जो अंतर्भूत भावना है कि भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति से समानता का व्यवहार हो, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसे तो गोली मारो, हम भारत के नागरिकों के साथ ही समानता का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। अगर हमने विभेद को मान्यता नहीं दी, विभेद को मान्यता देनी पड़ेगी, लेकिन यह देखना पड़ेगा विभेद रीजनेबल हो, युक्ति संगत हो। तो रीजनेबल और युक्ति संगत कैसे बने, इसकी चिंता तो हम करेंगे, लेकिन विभेद करेंगे। हमने पहले भी कहा कि झूठ की परिभाषा यही नहीं है कि जो तथ्य हैं उनको छुपा लिया जाए। झूठ की एक परिभाषा यह भी है कि जो कहा गया वो भले ही तथ्यों का एज सच निरूपण था, तथ्यों का एज सच डिस्क्रिप्शन था, लेकिन उससे जो परिणाम पैदा हुआ वो अत्यंत विनाशकारी था। तो वो सत्य असत्य से ज्यादा खराब हमारी संस्कृति में माना है। यानी सत्य वो भी है जो कल्याणकारी है, वो तथ्यों का एज सच निरूपण था या नहीं था इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो परिभाषाएं अलग ढंग से भी ली जाएंगी। तो विभेद किया जाएगा, क्योंकि विभेद के बिना आप भारत के सारे नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता नहीं दे सकते, क्योंकि प्रतिष्ठा और अवसर की समता देना ही लक्ष्य है। और विभेद करना पड़ेगा, यह बात इसी लाइन में समाहित है। उसने क्या कहा, उसने कहा विधि के समक्ष समता होगी। इसका एक अर्थ तो ऐसे निकला कि जो डूअर है, जो करता है यानी राज्य, वो सबके साथ समानता का व्यवहार करेगा, और समानता का व्यवहार करेगा ये एप्लीकेशन आते ही विभेद जरूरी हो जाएगा। और दूसरा, विधि के समक्ष समता होगी, इसका मतलब यह है कि जो डूअर है उसका यह भी कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सब इस लायक हो जाएं कि विधि के समक्ष समानता का व्यवहार किया जा सके। यह भी उसी का कर्तव्य है। ठीक है, विधि के समक्ष समता होगी, ये सुनिश्चित कौन करेगा? इसे सुनिश्चित करना भी उन्हीं का काम है। और इसे सुनिश्चित किए बिना विधि का समान संरक्षण सबको हासिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि विधि का समान संरक्षण का मतलब तो यह है कि विधि जो दे रही वो सबको प्राप्त हो। अगर प्रकृति में घी है तो सब घी खा पाए, लेकिन सब घी तभी खा पाएंगे जब सब स्वस्थ हों। अगर स्वस्थ नहीं है तो कुछ ही लोग घी खा पाएंगे, सारे नहीं खा पाएंगे। तो सब स्वस्थ हो, इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता भी तो परिवार के मुखिया को ही करनी पड़ेगी। तभी तो प्रकृति में उपलब्ध समस्त संसाधनों का समान संरक्षण सबको मिलेगा। तो विधि का समान संरक्षण, ये अंतर्निहित है इन शब्दों में कि विधि के समक्ष समता होगी। क्योंकि विधि के समक्ष समता होगी, इसका एक पहलू यह भी है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो ये सुनिश्चित करे कि विधि के समक्ष समता हो सके। इसका एक पहलू ऐसे भी निकलेगा। ठीक है, और विधि जब ऐसा हो जाए कि विधि के समक्ष समता हो सके, तब विधि के समक्ष समता ये आप रखेंगे। और जब तक ऐसा नहीं होता
तब तक विधि का समान संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए विभेद ही एकमात्र युक्ति संगत रास्ता है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता का अर्थ यह नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो तो करना ही होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इस प्रकार से हम करें कि उसे विधि के समान संरक्षण से संगत बनाए रखा जा सके। और वो तकनीक क्या हो कि हम विभेद भी करें और विधि का समान संरक्षण इससे किसी को वंचित भी ना करें, वो तकनीक क्या हो, इसकी चर्चा कल करेंगे, बात करेंगे। देखिए